राइज ऑफ डेविल प्रोफेसर एपिसोड 3। देवांश चाहत को कुछ कहता है, जिसे सुन चाहत चुप रहती है और देवांश की बात सुन अपना फोन नीचे कर चुपके से अपने फोन में कुछ करती है, फिर इधर उधर देख रोने लगती है। देवांश चाहत की रोने की आवाज सुन अपने सीने में हाथ रखता है और लंबी सांस लेकर अपने उल्टे हाथ पर किसकर उसे अपने सीने से लगा देता है। देवांश सना का फोन सना को वापस दे अपना फोन निकाल किसी को मैसेज करता है और फिर सना से फोन ले अपने बीटी से कनेक्ट कर बाहर की तरफ जाने लगता है। सना भी जल्दी से देवांश के पीछे जाने लगती है। देवांश कॉलेज से बाहर आ अपनी कार में बैठ जाता है। सना भी जल्दी से पैसेंजर सीट में ड्राइवर के बगल में बैठ जाती है। देवांश एक नजर सना को देख ड्राइवर को चलने का इशारा करता है। ड्राइवर देवांश का इशारा पाते ही कार को स्टार्ट कर आगे बढ़ा देता है। सना अपना फोन देवांश के पास देख ड्राइवर से उसका फोन मांगते हुए कहती है, भैया आप मुझे अपना फोन दे सकते हैं, मुझे किसी को कॉल करनी है, वह एक्चुअली मेरा फोन सर के पास है, वह अपनी जान से बात कर रहे हैं। सेमीकोलन। सना की बात सुन ड्राइवर हैरानी से सना को देखता है, वही देवांश सना को अपनी सर्द नजरों से देखने लगता है। सना ड्राइवर को खुद को ऐसे हैरान होके देखता देख उसे अपनी आंखें छोटी करते हुए कहती है, क्या तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो जैसे मैंने पता नहीं क्या कह दिया हो। अरे मैं सच कह रही हूँ, यकीन नहीं आता तो अपने सर से पूछ लो। सेमीकोलन। ड्राइवर सना की बात सुन फ्रंट मिरर से पीछे बैठे देवांश को देखने लगता है। देवांश जो सना के फोन में चाहत की लोकेशन को देख रहा था, जिसे उसने खुद चाहत से छुप के भेजने को कहा था। देवांश फोन में देखते हुए ही बिना ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहता है, जैसे मिस सनाया कह रही है वैसा करो। सेमीकोलन। ड्राइवर देवांश की बात सुन हैरान हो जाता है। वह सनाया को अपना फोन देते हुए अपने मन में सोचने लगता है, क्या बॉस की सच में कोई जान है? अगर हाँ तो सर इस लड़की के फोन से क्यों बात कर रहे हैं, अपने फोन से क्यों नहीं बात कर रहे हैं। सेमीकोलन। सनाया ड्राइवर से उसका फोन लेती है और फिर उसे देख कहती है, वो क्या है ना भैया, आपके बॉस की जो जान है ना उसकी जान खतरे में है, और उसने मुझे कॉल किया था इसलिए आपके बॉस मेरे फोन से बात कर रहे हैं। अब भैया प्लीज ये मत पूछना या सोचना कि आपके बॉस की जान ने आपके बॉस को फोन क्यों नहीं किया। सेमीकोलन। मैं आपको पहले ही बता दूं, आपके बॉस की जान को खुद नहीं पता चलता है कि वह किसी मुसीबत में फंसने वाली है, उसे जो जैसा कहता है वह स्टूपिड वैसा ही करती है, कोई उसे कुछ कहेगा तो वो उस पर बिना सोचे समझे विश्वास कर देती है। सेमीकोलन। सना इतना बोल एक नजर पीछे बैठे देवांश को देखती है और फिर ड्राइवर के फोन से किसी को कॉल करती है। ड्राइव हैरान होकर सना को देखने लगता है और फिर फ्रंट मिरर से देवांश को दिखाता है, जो उसे ही अपनी सर्द नजरों से देख रहा था। ड्राइवर जैसे ही देवांश की सर्द नजरों को देखता है तो उसके माथे से पसीना आने लगता है। वह जल्दी से अपनी नजर सामने कर ड्राइव करने लगता है। देवांश अब सना की तरफ देखता है कि तभी उसके कानों में चाहत की रोने की आवाज पड़ती है, जो सम्राट से रोते हुए पूछ रही होती है, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? देखो अगर मेरे घर वालों को तुम्हारे बारे में पता चला तो वह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, देखो मैं अभी भी कह रही हूँ, मुझे जाने दो। सेमीकोलन। सम्राट चाहत की बात सुन हंसते हुए बोला, बेबी डॉल तुम्हारी फैमिली कुछ भी नहीं कहेगी, तुम चिंता मत करो, अब तो बस तुम ये जान लो तुम हमेशा के लिए मेरी होने वाली हो। सेमीकोलन। चाहत उसकी बात सुन हैरान होकर बोली, मतलब क्या है तुम्हारा? सेमीकोलन। सम्राट हंसते हुए बोला, बता दूंगा बेबी डॉल, पहले तुम्हारी दोस्त को तो आने दो फिर पता चल जाएगा। सेमीकोलन। सम्राट की बात सुन चाहत को कुछ समझ में नहीं आता है। चाहत सम्राट को देखने लगती है, जो बहुत धीरे से कार चला रहा था। इधर देवांश जैसे ही सम्राट की बात सुनता है तो उसे भी कुछ समझ में नहीं आता है। वो सम्राट की बातों का मतलब सोचने लगता है कि तभी उसके कानों में सनाया की आवाज पड़ती है, जो हैरान होकर कहती है, क्या शादी क्यों, किसके साथ, और इतनी जल्दी क्यों? इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने मुझे बताया नहीं और तुम लोगों ने बिना चाहत की मर्जी जाने उसकी शादी कैसे तय कर दी। सेमीकोलन। सनाया जिससे बात कर रही थी वह कोई और नहीं कार्तिक था। वह सना की बात सुनते हुए गुस्से में कहता है, मैंने रोका था, बात की थी, लेकिन मेरी मॉम डैड ने मेरी एक नहीं सुनी, उन्होंने कहा यह उनका फैसला है और उनके फैसले में बोलने का मेरा हक नहीं है। और तुम सना मुझ पर क्यों गुस्सा निकाल रही हो? तुम भी तो अपने मॉम डैड के फैसले के अगेंस्ट नहीं जाती हो ना, तो मुझसे ऐसी उम्मीद क्यों रख रही हो कि मैं उनके फैसले के खिलाफ जा सकता हूँ। सेमीकोलन। इधर जहां सना और कार्तिक बात कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ सम्राट एक जगह में कार को रोक देता है और कार से बाहर उतर पीछे बैक सीट का डोर ओपन कर चाहत के बगल में बैठ जाता है और उसके हाथ से फोन छीन उसे बाहर फेंक देता है। चाहत सम्राट के ऐसे करने से डर जाती है और उसे डरते हुए देखने लगती है। सम्राट चाहत को देखता है और फिर उसके चेहरे पर अपने एक हाथ की उंगली फिराते हुए कहता है, बेबी डॉल मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही करना, ठीक है?
अगर तुमने जैसे मैंने कहा वैसे नहीं किया तो मैं इतना बोल सम्राट चाहत के कान के पास अपना चेहरा ले जाके कुछ कहता है, जिससे चाहत डर जाती है और वो चुपचाप डरी सहमी सी बैठ जाती है। सेमीकोलन। इधर देवांश की कार में सना कार्तिक की बात सुन हैरान होके कहती है, कार्तिक सच बताओ तुम चाहत के सगे भाई हो ना? कहीं ऐसा तो नहीं चाहत तुम्हारी बहन ही ना हो, तभी तो तुम सब उसके साथ ऐसा कर रहे हो। सेमीकोलन। पहले तुम लोग उसे हमेशा खुद से दूर रखते हो, यहाँ तक उसे अकेले ही कॉलेज भेजते हो और खुद सुहाना को लेकर कार से कॉलेज छोड़ने आते हो, और अब उसे ऐसे ही बिना उसकी मर्जी के किसी के साथ भी शादी करने को कह रहे हो जिसे वह जानती भी नहीं है। तुम लोग उसके साथ ऐसे अजनबियों की तरफ बिहेव क्यों करते हो? देहरादून में भी वो तुम लोगों के होने के बाद अकेली हॉस्टल में रहती थी, फिर भी तुम लोगों ने उसे एक बार भी नहीं पूछा वो कैसी है। तुम लोग उसके साथ सतेलों जैसा व्यवहार क्यों करते हो? सेमीकोलन। कार्तिक सना की बात सुन अपनी मुट्ठी कस देता है और वह सना से गुस्से में कहता है, वह मेरे लिए मेरी सगी बहन से भी पढ़कर है समझे, और हम लोग उसे ऐसे ही किसी भी एरे गहरे के साथ उसकी शादी नहीं करवा रहे हैं। वह लड़का चाहत को जानता है और उसे प्यार भी करता है। वो उसे मिलने कॉलेज भी गया है समझी, दोबारा मुझसे इस टोन में बात मत करना। सेमीकोलन। इतना बोल कार्तिक कॉल कट कर देता है और सना कार्तिक की लास्ट बात सुन चौंक जाती है। वह धीरे से कहती है, कॉलेज मिलने आया था, प्यार करता है, कहीं ये लोग उसकी शादी सम्राट के साथ? सेमीकोलन। इतना बोलते ही सना को चाहत के लिए डर लगने लगता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह खुद से कहती है, नहीं मैं यह शादी नहीं होने दे सकती हूँ। मुझे पता है चाहत अपने मॉम डैड के खिलाफ नहीं जाएगी, वह उनकी खुशी के लिए खुद की जिंदगी बर्बाद करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचेगी, लेकिन मैं उसकी जिंदगी को ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मुझे ही कुछ करना होगा। सेमीकोलन। देवांश जैसे ही चाहत की शादी की बात सुनता है तो उसके हाथों की मुट्ठी कस जाती है और उसके सीने का दर्द भी अचानक बढ़ जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है। उसे इस बीच ये पता भी नहीं चलता है कि चाहत का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। वो सना की बातें सुनने लगता है। देवांश जैसे ही सना को कुछ कहने को होता है वैसे ही ड्राइवर कार रोक देता है। जैसे ही कार रुकती है सना की नजर सामने जाती है जहां सम्राट चाहत का हाथ पकड़े खड़ा था। सनाया जैसे ही सम्राट को देखती है वह जल्दी से कार से उतर सम्राट के पास जाती है। देवांश चाहत को देखता है जिसकी आंखें खाली दिख रही थी, उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं दिख रहा था। देवांश चाहत को ऐसे देखा है तो उसे बहुत अजीब लगता है। वो चाहत को ऐसे देखता है तो उसे अजीब सी बेचैनी होने लगती है। वह चाहत को देखते हुए कार से उतरकर सना के पीछे जाने लगता है। सना आगे जाती है और सीधे सम्राट के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और फिर उसका कॉलर पकड़ते हुए कहती है, यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई चाहत को झूठ बोलकर किडनैप करने की? सेमीकोलन। इतना बोल चाहत सम्राट का कॉलर छोड़ जैसे ही सम्राट को एक और थप्पड़ मारने वाली होती है वैसे ही चाहत सना का हाथ पकड़ लेती है, जिसे देख सना हैरान हो जाती है। देवांश चाहत को देखता है जिसकी आंखें खाली दिख रही थी, उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं दिख रहा था। देवांश चाहत को ऐसे देखा है तो उसे बहुत अजीब लगता है। वो चाहत को ऐसे देखता है तो उसे अजीब सी बेचैनी होने लगती है। वह चाहत को देखते हुए कार से उतरकर सना के पीछे जाने लगता है। सना आगे जाती है और सीधे सम्राट के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और फिर उसका कॉलर पकड़ते हुए कहती है, यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई चाहत को झूठ बोलकर किडनैप करने की? सेमीकोलन। इतना बोल चाहत सम्राट का कॉलर छोड़ जैसे ही सम्राट को एक और थप्पड़ मारने वाली होती है वैसे ही चाहत सना का हाथ पकड़ लेती है, जिसे देख सना हैरान हो जाती है। तारांकन अंडस्को अब आगे अंडस्को। चाहत सना का हाथ छोड़ते हुए बोली, सना इन्होंने मुझे किडनैप नहीं किया था, मैं खुद इनकी कार में बैठी थी। मैंने जब तेरे बारे में सुना तो मैं हड़बड़ी में इनकी कार में बैठ गई थी। इन्होंने तो मेरे साथ कुछ किया भी नहीं, मैं ठीक हूँ। सेमीकोलन। सना चाहत को हैरान होके देखने लगती है। वो तो यही सोच रही थी, चाहत ऐसा क्यों कह रही है, जबकि उसे पता था चाहत कितना डरी हुई थी जब उसने चाहत की आवाज सुनी थी। सना चाहत से कुछ कहती, चाहत सना को कुछ इशारा करती है, सना समझ नहीं पाती है। चाहत अपनी आंखें बंद करती है और फिर खोल एक नजर सम्राट को देखती है और फिर सना को देखती है। सना चाहत का इशारा समझ पीछे मुड़कर देवांश को देखती है। सना देवांश को देख चाहत को देखती है तो चाहत की आंखों में एक दर्द दिखता है। देवांश जो बहुत देर से चाहत को नोटिस कर रहा था, वो चाहत को देख अपनी कार में बैठ जाता है और फिर ड्राइवर को वहां से चलने को कहता है। चाहत देवांश को जाता देख सना के गले लग जाती है और रोने लगती है। सना चाहत को गले लगाते हुए सम्राट को घूरने लगती है। सम्राट सना को एक डेविल स्माइल करके देखता है।
जिसे देख सना को सम्राट पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है क्योंकि चाहत में उसे चुप रहने को कहा था। सम्राट चाहत को रोता देख उसके सिर में हाथ फेरते हुए किसी साइको की तरफ कहता है, बेबी डॉल अभी तो हमारी शादी में 1 हफ्ता बाकी है, तो तुम अभी से क्यों रो रही हो? सेमीकोलन। सना सम्राट का हाथ चाहत के सिर से झटकते हुए गुस्से में सम्राट की तरफ उंगली करते हुए बोली, हाथ भी मत लगाना, उसे समझे। मैं जानती हूँ तुमने चाहत को मजबूर किया है शादी के लिए। सेमीकोलन। सम्राट चाहत की बात सुन जोर जोर से हंसने लगता है और फिर उन दोनों के चारों तरफ घूमते हुए बोला, बिल्कुल सही, तुमने सही सोचा, वैसे तुम सच में बेबी डॉल की बेस्टी हो, तभी तो तुम बेबी डॉल को इतना जान लेती हो। चलो, जब इतना जान ही गई हो तो पूरा जान लो। सेमीकोलन। सम्राट सनाया के सामने खड़ा हो जाता है और चाहत को अपनी तरफ खींच उसे खुद से सटा देता है और सना को देखते हुए कहता है, मैंने बेबी डॉल की बड़ी बहन को किडनैप किया है। सेमीकोलन। सना सम्राट की बात सुन हैरान होने बोली, व्हाट, तुमने? लेकिन वो तो अपने ट्रिप पर बाहर गई है, ये ही ना? सम्राट ने सनाया की बात को बीच में करते हुए कहा। चाहत सम्राट से छुटने की कोशिश करने लगते हैं, जिसे देख सम्राट इरिटेड होकर चाहत से बोला, बेबी डॉल, तुम्हें दिख रहा है ना मैं तुम्हारी दोस्त से कितनी इंपोर्टेंट बात कर रहा हूँ, तुम 2 मिनट चुप नहीं रह सकती हो क्या? सेमीकोलन। चाहत सम्राट की बात सुन उसे अपनी आंसू भरी आंखों से देखते हुए कहती है, छोड़ो मुझे। सेमीकोलन। सना जो सम्राट की बात से हैरान थी, चाहत को रोता देख वो चाहत को अपनी तरफ खींच लेती है और चाहत को अपने पीछे कर कहती है, दूर रहो चाह से, उसे अपने इन गंदे हाथों से छूना भी मत। सेमीकोलन। सम्राट सना को देख हंसने लगता है, उसकी हंसी अभी किसी साइको की तरह लग रही थी। वो अचानक हंसना बंद कर देता है और फिर सना के करीब आ किसी संकी की तरह कहता है, कर लो अभी जितना दूर करना है, बेबी डॉल को मुझसे कर लो, 1 हफ्ता के बाद तो बेबी डॉल हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी, फिर तुम क्या, मैं तो अपनी बेबी डॉल के पास किसी को भी नहीं आने दूंगा। मेरी बेबी डॉल पर सिर्फ मेरा हक होगा, सिर्फ सम्राट रंधावा का। सेमीकोलन। इतना बोल सम्राट एक नजर चाहत को घूरता है और फिर सना को देख अपनी कार में बैठ वहां से निकल जाता है। सम्राट के जाते ही चाहत नीचे बैठ जाती है, तो सना जल्दी से चाहत को अपने गले से लगा लेती है। चाहत सना को कस के पकड़ लेती है और फिर रोते हुए कहती है, सना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने हमेशा जिसे चाह वो मुझसे दूर क्यों हुआ? मैं बचपन से अपने मम्मा पापा के प्यार के लिए तरसी हूँ। मैं हमेशा से चाहती थी कि वो मुझे सुहा दीदी की तरह प्यार करे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मम्मा पापा ने कभी भी मुझे सुहा दीदी की तरह प्यार नहीं किया, जबकि मैं भी उनकी बेटी हूँ। फिर भी मेरे हिस्से में उनका प्यार नहीं मिला। भाई दीदी का प्यार मिला तो उसमें भी मेरा कुंडली दोष बीच में आ गया, जिसके कारण मम्मा पापा ने मुझे भाई और दीदी से दूर रहने की कह दिया। जिंदगी में पहली बार किसी से प्यार हुआ तो वो भी मेरी किस्मत में नहीं लिखी, उनसे भी मुझे अब दूर कर दिया। सना, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है यार? सेमीकोलन। सना चाहत की बात सुनती है तो उसे भी रोना आ जाता है। उसे पता था चाहत देवांश से कितना प्यार करती है। शायद ये कहना झूठ नहीं होगा, चाहत को पहली बार किसी से पहली नजर वाला प्यार हुआ था। सेमीकोलन। सना को चाहत की एक बात समझ में नहीं आती है, वो है उसकी कुंडली दोष की। वो चाहत से पूछना तो चाहती थी, लेकिन चाहत की हालत देख वो उसे कुछ नहीं पूछती है। अंडरस्कोर डी के बंगलो अंडरस्कोर। देवांश की कार उसके बंगले के बाहर रुकती है। ड्राइवर फ्रंट मिरर से पीछे बैठे देवांश को देखता है, जो अपना सिर सीट से टीका अपनी आंखें बंद किए हुए था। देवांश के फेस में कोई भी भाव नहीं थे, उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था, जिसे देख कोई नहीं समझ सकता था कि वो क्या सोच रहा है या क्या फील कर रहा है। ड्राइवर देवांश को देख धीरे से कहता है, बॉस घर आ गया। सेमीकोलन। ड्राइवर की आवाज सुन देवांश धीरे से अपनी आंखें खोलता है और फिर बाहर की तरफ देख कार से बाहर निकल जाता है और बिना किसी पर ध्यान दिए अंदर की तरफ चला जाता है। स्मॉल डायमंड, 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 स्मॉल डायमंड। इधर चाहत और सना जो अभी भी वहीं सुनसान रोड में एक दूर को गले लगाए हुए बैठे थे, कि तभी उनके सामने एक ब्लैक कार आके रुकती है, जिससे एक लड़का बाहर आ उन दोनों के सामने अपना सिर झुका के कहता है, मैम आप दोनों प्लीज कार में बैठ जाए। सेमीकोलन। सना उसकी आवाज सुन उसे देखती है, जिसने पूरा ब्लैक सूट पहना हुआ था। चाहत भी उसकी बात सुन सना से दूर होती है और एक नजर उसे लड़के को देख उठकर कार में बैठ जाती है। सना चाहत को ऐसे कार में बैठता देख एक नजर उस लड़के को देखती है और फिर वो भी बिना कुछ कहे कार में बैठ जाती है। सना चाहत को लगता है कि ये कार पक्का उसी साइको ने भेजी होगी, इसलिए तो चाहत जल्दी से कार में बैठ जाती है
उसे डर था कि अगर वो कार में नहीं गई तो कहीं सम्राट उसकी बहन को कुछ कर न दे। वो लड़का उन दोनों के बैठने के बाद अपना फोन निकलता है और किसी को मैसेज कर अपने फोन को वापस अपने जेब में रख ड्राइवर सीट में बैठ जाता है और कार को अग्रवाल हाउस की तरफ मोड़ देता है। देवांश उन दोनों को अपने बगल में बैठा दोनों के बालों को बिगाड़ते हुए बोला, तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आने में? सेमीकोलन। वो दोनों लड़के जिनमें एक की उम्र 28 की रही होगी और वो दिखने में थोड़ा देवांश के जैसा लग रहा था। उसकी पर्सनैलिटी भी देवांश की तरह थी। वो देवांश को मुस्कुराते हुए कहता है, ब्रो आपके होते हुए हमें कभी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सेमीकोलन। उस लड़के की बात सुन दूसरा लड़का जिसकी उम्र देवांश जितनी रही होगी, आंखें भूरी, पर्सनैलिटी के लुक में देवांश की तरह था, वो देवांश को देखते हुए कहता है, हाँ देवांश सही कह रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, हम तो मस्त एंजॉय करते हुए आए। चलो अब जरा इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं देवांश के राइट साइड में बैठे लड़के के बारे में जिसकी उम्र देवांश जितनी है। वह है आदिल जिंदल, देवांश का बेस्ट फ्रेंड और उसके सुख दुख का एकलौता साथी। वहीं जो देवांश के दूसरी तरफ बैठा था वह है अयांश कपूर, देवांश को छोटा भाई और उसकी जान जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। देवांश और अयांश की कुछ ऐसे बातें हैं जो आपको कहानी में आगे पता चलेंगी। अब आते हैं कहानी में। देवांश, आदिल और अयांश तीनों आपस में बातें करने लगते हैं। तारांकन अंडरस्को अग्रवाल हाउस अंडरस्को। इधर अग्रवाल हाउस के बाहर ब्लैक कलर की कार रुकती है जिसमें से चाहत और सनाया बाहर आते हैं। चाहत एकदम खामोश हो गई थी। उसने सना से गाड़ी में बैठने के बाद कोई बात नहीं की। वो बिना सना को देखे ही घर के अंदर जाने लगती है। सना चाहत को ऐसे देखती है तो उसे बहुत दुख होता है। वो उसे बस अंदर जाते हुए देखती रहती है। वो चाहत से बात करना चाहती थी लेकिन चाहत ने उसे एक शब्द नहीं कहा, बस पूरी कार में खामोश रही। सना को भी चाहत के हालत का पता थे इसलिए वो भी उसे कुछ नहीं कहती है। चाहत जब अंदर चली जाती है तो सना ड्राइवर की तरफ देखती है और वापस कार में बैठ जाती है। ड्राइवर सना के बैठने के बाद वो भी कार में बैठ जाता है और सना को उसके घर का एड्रेस पूछ उसके घर के लिए निकल जाता है। इधर चाहत जैसे ही अंदर आती है तो उसे उसके मम्मा पापा हॉल में बैठे दिखते हैं। चाहत उन्हें देखती है और फिर बिना कुछ कहे अपने रूम की तरफ जाने लगती है। शांति जी चाहत को आता देख उससे पूछती हैं, चाहत रुको, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सेमीकोलन। चाहत शांति जी की आवाज सुन रुक जाती है और बिना उनकी तरफ देखते हुए कहती है, मम्मा आपको यही बात करनी है ना कि मुझे सम्राट पसंद आया कि नहीं। सेमीकोलन। इतना बोल चाहत शांति और आनंद जी की तरफ देखते हुए कहती है, मम्मा पापा आपने मेरे लिए जिसे पसंद किया है वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। अगर आप दोनों यही चाहते हैं कि मैं सम्राट जी से शादी करूं तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सेमीकोलन। शांति जी चाहत की बात सुन खुश हो जाती है और आनंद जी की तरफ देखने लगती है। आनंद जी भी खुश हो जाते हैं। चाहत अपने मम्मा पापा को खुश देख उनसे कहती है, मम्मा पापा अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। सेमीकोलन। शांति जी और आनंद जी चाहत को देख खुश होते हुए बोले, हाँ पूछो चाहत, क्या पूछना चाहती हो। सेमीकोलन। चाहत अपने मम्मा पापा को देखते हुए उनके पास आती है और अपनी मम्मा को देखते हुए कहती है, मम्मा आप मेरी शादी पहले क्यों करवा रही हैं, जबकि सुहाना दीदी तो मुझसे बड़ी हैं, उनकी शादी तो मुझसे पहले होनी चाहिए थी ना। सेमीकोलन। आनंद जी और शांति जी जैसे ही चाहत की बात सुनते हैं उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर चाहत को। शांति जी चाहत को देखते हुए कहती है, बेटा तुम सही कह रही हो, सुहाना तुमसे बड़ी है तो उसकी शादी तुमसे पहले होनी चाहिए थी। लेकिन बेटा उसकी शादी तब तक नहीं हो सकती है जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। सेमीकोलन। चाहत को उनकी बातें समझ में नहीं आती और वो उनसे कहती है, क्यों मम्मा, दीदी की शादी मेरी शादी के बाद ही क्यों हो सकती है, मुझसे पहले क्यों नहीं। शांति जी चाहत से कहती है, तुम्हारी कुंडली की वजह से चाहत, तुम्हारी कुंडली में जो दोष है उसके कारण इस घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता है। अगर हम लोग पहले सुहाना की शादी करवाते हैं तो तुम्हारे कुंडली दोष के कारण सुहाना की शादी में बहुत बुरा असर पड़ेगा जिससे सुहाना या उसके होने वाले पति को खतरा हो सकता है। सेमीकोलन। चाहत जैसे ही अपनी माँ की बात सुनती है तो वो उसे हैरान होकर देखने लगती है। वो तो अपने मन में सोचने लगती है कि फिर से इस बार उसकी कुंडली दोष के कारण उसे सब कुछ खोना पड़ रहा है। चाहत अब कुछ नहीं आती है और अपने मम्मा पापा को एक फीकी स्माइल करके वहां से सीधे अपने कमरे की तरफ चली जाती है। आनंद जी और शांति जी चाहत को जाता देखते हैं और फिर एक दूसरे को देखते हैं। तारांकन अंडरस्को चाहत का रूम अंडरस्को। चाहत अपने रूम में आती है, अपना बैग सोफे में फेंक सीधा वॉशरूम में चली जाती है और शॉवर ऑन कर उसके नीचे खड़ी हो खुद को अच्छे से साफ करने लगती है।
सम्राट ने चाहत को जहां जहां टच किया था, चाहत वहां वहां खुद को रगड़े जा रही थी। वो खुद को ऐसे साफ कर रही थी जैसे उसे किसी गंदी चीज ने छुआ होगा या उस पर गंदगी लगी हो। चाहत खुद को रगड़ते हुए अब रोते रोते नीचे जमीन में बैठ जाती है और फुट फुट की रोने लगती है। वो अपना सिर अपने घुटनों के बीच में रख देती है और शौव का पानी उसके ऊपर गिरता रहता है। अंडरस्को डी के बंगला अंडरस्को। इधर देवांश अपने रूम की बालकनी में खड़ा था और डूबते हुए सूरज को एकटक देख रहा था। उसका अपने राइट हैंड अपने सीने में रख हुआ था और वो वैसे ही डूबते हुए सूरज को देख रहा था। उसकी आंखें इस वक्त भी वैसे ही शांत थी जैसे हमेशा रहती थी। देवांश सामने डूब रहे सूरज को ही देख रहा था कि तभी कोई उसके कंधे में हाथ रखता है। देवांश अपनी नजर सूरज से हटा अपने बगल में देखता है जहां पर उसका दोस्त आदिल खड़ा था। आदिल देवांश को देख उसके हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तेरे सीने में अब भी वही दर्द होता है ना? तुझे वो अभी तक नहीं मिली क्या? सेमीकोलन। देवांश आदिल की बात सुन फिर से सामने की तरफ देखते हुए कहता है, इस दर्द का कारण वो नहीं है, तुम जानते हो। सेमीकोलन। आदिल देवांश की बात सुनता है तो वो भी अब सीधा खड़ा हो जाता है और अपने पैंट के जेब में हाथ डाल सामने की तरफ देखते हुए बोला, पता है मुझे, पर शायद तुम ये नहीं जानते हो, जब से तुमने उससे वो वादा लिया था तब से तुम्हें ये दर्द शुरू हुआ है। अब ये तुम जानो, तुम्हें ये दर्द उसके दूर जाने से हुआ है या इसके बारे में जानने से हुआ है। ये दिल तुम्हारा है, मुझे से ज्यादा तुम उसे समझते होंगे। खैरे छोड़ो, ये बताओ वो मिली? सेमीकोलन। देवांश आदिल की बात सुनता है तो उसकी तरफ देखने लगता है और फिर उसके आखिरी सवाल को सुन हाँ में अपना सिर हिला के कहता है, हाँ मिल गई है और शायद अब मेरी जिम्मेदारी भी खत्म होने वाली। सेमीकोलन। आदिल देवांश को देख बोला, मतलब? देवांश आदिल से अपनी नजरें हटा के कहता है, मतलब ये उसकी शादी होने वाली है 1 हफ्ते बाद। सेमीकोलन। आदिल देवांश की बात सुन हैरान हो के बोला, देव तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म? क्या तुमने पता किया उसकी शादी किससे होने वाली है? कौन है वो उसके लिए सही है भी कि नहीं? सेमीकोलन। देवांश आदिल को देखता है और कहता है, हाँ मैंने भेजा है किसी को देहरादून उसके बारे में पता करने, वो यहाँ का नहीं है। सेमीकोलन। आदिल देवांश की बात सुन उसे देखने लगता है। आदिल को देवांश का चेहरा हमेशा की तरह शांत दिखाई देता है। आदिल अब देवांश के कंधे को थपथपाते हुए उसके रूम से बाहर चला जाता है। आदिल के जाने के बाद देवांश सामने की तरफ देखता है और फिर अपने सीने में हाथ रख के कहता है, एल हेट यू जाना। तुम मुझे हमेशा हट करती हो, पहले जब मेरे साथ थी तब भी और अब जब मेरे साथ नहीं हो तब भी मुझे हट कर रही हो। सेमीकोलन। देवांश जैसे ही ये कहता है उसके शांत चेहरे में दर्द भरे भाव दिखने लगते हैं और आंखों में कई राज। 5 दिन बाद। तारांकन अंडरस्को शिमला कॉलेज अंडरस्को। 5 दिन बाद आज चाहत कॉलेज आई हुई थी। 2 दिन बाद उसकी शादी थी, उसके बाद वो दोबारा इस कॉलेज में नहीं आने वाली थी, इसलिए आज आखिरी बार वो कॉलेज आई हुई थी। वह आज कॉलेज देवांश के लिए भी आई हुई थी क्योंकि वो आज आखिरी बार देवांश को देखने आई थी। चाहत सना के साथ आती है और आके सीधे अपने क्लास में आके बैठ जाती है। चाहत का चेहरा मुरझाया हुआ था, उसके चेहरे में जैसी चमक पहले रहती थी अब वैसी नहीं थी। उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो रखे थे और आंखें हल्की सूजी हुई थी, जिससे साफ पता चला रहा था चाहत इन 5 दिनों में बस रोती रही है और ठीक से सोई नहीं है। सना चाहत का मुरझाया हुआ चेहरा देख उसे कहती है, चाह यार तुम क्यों ये सब कर रही हो, अब तो सुहाना भी घर आ गई है। सेमीकोलन। चाहत सना की बात सुनती है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं देती है, वो बस चुप रहती है। चाहत इन 5 दिनों में बस चुप सी हो गई थी। वो किसी से बात नहीं करती थी, बस घर में उसके मॉम डैड उसे कुछ पूछते थे तो वो या तो है या ना में जवाब देती थी या फिर कहती थी जैसे आपको सही लगे, उसके अलावा वो कुछ नहीं कहती है। सना चाहत को ऐसे देखती है तो उसे अंदर से बहुत दर्द होता है। उसे चाहत का ये हाल देख रोना आने लगता है, उसकी आंखें हल्की नम भी हो जाती है, लेकिन वो अपने आंसू अपने आंखों में ही रोक देती है। वो चाहत के सामने रोना नहीं चाहती थी। चाहत एक टक सामने देखने लगती है, तभी देवांश उनकी क्लास में आता है, जिसे देख सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं। चाहत देवांश को देखती है तो वो भी खड़ी हो जाती है और देवांश को देखने लगती है। देवांश की नजर भी चाहत पर जाती है। चाहत की ऐसी हालत देख देवांश को अपने दिल में अचानक फिर दर्द होने लगता है। वो एकटक चाहत को देखने लगता है। चाहत भी देवांश को देखती है तो उसे अपने दिल में एक सुकून मिलता है। वो देवांश से अपनी नजर एक पल के लिए भी नहीं हटाती है। देवांश चाहत से अपनी नजर हटा देता है और सबकी तरफ देख उन्हें नीचे बैठने को बोलता है। सब नीचे बैठ जाते हैं। चाहत देवांश को देखते हुए ही नीचे बैठ जाती है।
देवांश अब सबको पढ़ाने लगता है। चाहत की नजर तो बस देवांश में थी, उसे तो उसकी बातें या वो जो पढ़ा रहा था उसे सुनाई ही नहीं देता है। देवांश को भी इस बात का एहसास था कि चाहत पढ़ाई में नहीं ध्यान नहीं दे रही, बल्कि उसे ही देख रही है। लेकिन देवांश पूरी क्लास के सामने कुछ नहीं कह सकता था, इसलिए वो ना तो चाहत की तरफ देखता है और न ही उसे कुछ कहता है। वो अपना पूरा ध्यान क्लास को पढ़ाने में लगता है। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है और फिर 45 मिनट बाद बेल बजती है। जैसे ही बेल बजती है तो देवांश पढ़ाना बंद कर देता है और फिर अपनी बुक उठा क्लासरूम से बाहर जाने लगता है। चाहत देवांश को जाता देखती है तो उसे बेचैनी होने लगती है। देवांश जो बाहर जा रहा था उसका हाथ अपने दिल में चला जाता है, जिससे देवांश अपनी आंखें बंद कर देता है। देवांश दरवाजे पर रुक बिना पीछे मुझे ही कहता है, मिस चाहत आप मुझे मेरे कैबिन में आके मिलिए। सेमीकोलन। देवांश इतना बोल क्लास से बाहर चला जाता है और जैसे ही सब देवांश की बात सुनते हैं, सब चाहत को देखने लगते हैं। सब ने चाहत को आज 5 दिन बाद कॉलेज में देखा था और सबको चाहत पहले से वीक और उदास दिखती है। सब उसे ऐसे देख हैरान भी हुए थे, लेकिन किसी ने उसे कुछ कहा नहीं। सब अब क्लास से बाहर जाने लगते हैं, तो वही चाहत देवांश की बात सुन खुश हो जाती है। वो भी देवांश से एक आखिरी बार मिलना चाहती थी। सना चाहत को देखती है, जिसके चेहरे में हल्की सी स्माइल थी। सना चाहत को स्माइल करता देख अपने मन में कहती है, कस तुम्हारी चेहरे में ये स्माइल हमेशा के लिए बनी रहती। तुम जिसे चाहती हो वो हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाता। सेमीकोलन। सना ये सोचते हुए चाहत को देखे जा रही थी। चाहत जल्दी से अपना बैग उठा क्लास से बाहर जाने लगती है और सना चाहत को ही देखे जा रही थी। उसने थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन इतनों दिनों बाद चाहत के चेहरे में मुस्कान देखी थी। चाहत क्लास से बाहर जा ही रही थी कि वो अचानक रुक जाती है और सना को देखते हुए कहती है, सना कहीं जाना मत, मुझे तुमसे बात करनी है, मैं अभी आती हूँ। सेमीकोलन। सना चाहत की बात सुन हल्की नमी के साथ हाँ में अपना सिर हिला देती है। चाहत अब वहां से निकल सीधे देवांश के केबिन की तरफ चली जाती है। जैसे ही चाहत बाहर जाती है, सना के आंखों में जो अब तक रुके हुए आंसू थे वो उसके गालों पर आ जाते हैं। इधर चाहत जैसे ही देवांश के केबिन के बाहर आती है तो वो डोर नॉक करती है, तो अंदर से देवांश की शांत आवाज आती है, कमिंग। चाहत डोर खोलती है और अंदर आती है तो उसकी नजर सीधे देवांश पर जाती है, जो आंखों में चश्मा लगाए हुए शायद सीनियर के असाइनमेंट चेक कर रहा था। देवांश सिर उठा के देखता है तो उसकी नजर चाहत पर पड़ती है, जो उसे ही देख रही थी। देवांश अपना चश्मा उतर के डेस्क में रखता है और चाहत को देखने लगता है। वो कई देर तक चाहता को देखता है, जिसने एक बार भी पलकें नहीं झपकाई थी। देवांश को देखते हुए देवांश चाहत को देखते हुए कहता है, क्या हुआ मिस चाहत, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? सेमीकोलन। देवांश की बात सुन चाहत देवांश में खोए हुए ही कहती है, पता नहीं दोबारा फिर आपको देख पाऊंगी कि नहीं, इसलिए। सेमीकोलन। देवांश जैसे ही चाहत के मुंह से ये बात सुनता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं। उसके कानों में एक आवाज गूंजने लगती है, जाना क्या हुआ, तुम मुझे पिछले आधे घंटे से ऐसे क्यों देखे जा रही हो? सेमीकोलन। उसकी बात सुन एक खूबसूरत सी लड़की कहती है, कुछ नहीं देव, बस ऐसे ही। क्यों, क्या मैं तुम्हें देख नहीं सकती? वैसे भी क्या पता मैं दोबारा तुम्हें देख पाऊंगी भी कि नहीं। सेमीकोलन। जाना, जाना, जान प्लीज ऐसा मत करो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, जाना मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। सेमीकोलन। देवांश के आंखों के सामने कई सीन घूमने लगते हैं, जहां वो एक खूबसूरत लड़की के साथ था, मुस्कुरा रहा था, लेकिन तभी उसे वही लड़की अपने बाहों में देखती है और उसकी सांसें बहुत मुश्किल से आ रही थी। देवांश एकदम से होश में आता है, उसकी आंखें लाल हो गई थी। जिसका चेहरा आंखें हमेशा शांत रहती थी और उसके चेहरे और आंखों में बेपनाह दर्द दिख रहा था। चाहत जो देवांश को ही देख रही थी, उसकी नजर देवांश के दर्द भरे चेहरे में जाती है, जिससे चाहत देवांश की फिक्र हो लगती है। चाहत देवांश के पास आती है और उसे पूछती है, सर क्या हुआ, आप ठीक तो हैं ना? सेमीकोलन। देकांश जैसे ही चाहत की आवाज सुनता है, वो कस के उसके हाथ को पकड़ लेता है। चाहत देवांश के अचानक हाथ पकड़ने से हैरान हो जाती है और वो देवांश को देखने लगती है। देवांश कस के अपनी आंखें बंद कर देता है और फिर कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें अब नॉर्मल दिख रही थी और चेहरे भी पहले की तरह शांत। देवांश चाहत को देखता है और फिर अपने हाथ को, जिससे उसने चाहत का हाथ पकड़ अनजाने में अपने दिल वाली जगह में रख दिया था, जिससे वो नॉर्मल हो गया था। देवांश जैसे ही ये देखता है, वो जल्दी से चाहत का हाथ छोड़ देता है। चाहत को भी अब ध्यान आता है, वो तो देवांश को इतने दर्द में देखकर उसका ध्यान ही नहीं जाता है।
चाहत पीछे हो जाती है और फिर देवांश को देखते हुए कहती है, सर आप ठीक हैं? सेमीकोलन। देवांश हाँ में सिर हिला देता है। तो चाहत देवांश से पूछती है, सर आपने मुझे बुलाया था? सेमीकोलन। देवांश चाहत की बात सुनता है तो उसे याद आता है उसने चाहत को क्यों बुलाया। देवांश चाहत को देखकर कहता है, हाँ मिस चाहत, मैंने आपको इसलिए बुलाया था। आपको अगर पढ़ाई करनी है तो दिल्ली कॉलेज आया कीजिए। यहाँ आपकी मर्जी नहीं चलेगी, जब मन किया आप कॉलेज आ गई, जब मन किया छुट्टी कर दी। आपको अगर पढ़ाई नहीं करनी है तो आप कॉलेज छोड़ के जा सकती हैं। चाहत देवांश की बात सुनती है तो वो उसे देखने लगती है। चाहत देवांश को देखते एक फीकी स्माइल करते हुए धीरे से कहती है, सॉरी सर, आप चिंता मत करिए, मैं अब से फिर कभी कॉलेज नहीं आऊंगी। आपको अब से मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं आएगी। सेमीकोलन। देवांश जैसे ही चाहत की बात सुनता है तो वो हैरान हो जाता है। वो चाहत को देखते हुए कहता है, आपका मतलब क्या है मिस चाहत? सेमीकोलन। चाहत कहती है, यही सर कि मैं कॉलेज छोड़ रही हूँ। सेमीकोलन। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।